नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश में उद्योग, निवेश, रोजगार और युवाओं की स्किलिंग, मोहन सरकार का फोकस एक साथ कई मोर्चों पर दिखाई दे रहा है। पीतमपुर में 850 करोड़ रुपए के निवेश से 2 अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत हुई है। तो वहीं राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में युवाओं से संवाद किया है। सरकार का जोर साफ है, युवा सिर्फ डिग्री हासिल न करे बल्कि बदलते उद्योगों की जरूरत के मुताबिक हुनरमंद बने और रोजगार के लिए तैयार हो। यानी एक तरफ पीतमपुर में 850 करोड़ का निवेश और सैकड़ों रोजगार के अवसर, दूसरी तरफ भोपाल में युवाओं की स्किलिंग और संवाद पर जोर। निवेश से उद्योग, उद्योग से रोजगार और रोजगार के लिए युवाओं की स्किलिंग, क्या यही मोहन सरकार के नए मध्य प्रदेश का मॉडल है? क्या मोहन सरकार की औद्योगिक रफ्तार मध्य प्रदेश को देश के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने जा रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार के साथ अब युवाओं की स्किलिंग पर भी सरकार का फोकस दिखाई दे रहा है। पीतमपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 850 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार 2 अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। तो भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया गया और उनकी स्किलिंग और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया। पीतमपुर से शुरू हुई दोनों इकाइयां ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी स्टोरेज जैसी आधुनिक तकनीक से जुड़ी हैं। इनसे सैकड़ों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार होंगे। यानी सरकार का फोकस सिर्फ निवेश लाने तक सीमित नहीं है। उद्योगों को कुशल युवा मिले और युवाओं को बेहतर रोजगार मिले, इसके लिए स्किलिंग को भी विकास की रणनीति का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। भोपाल में युवाओं से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन और उनके कौशल दर्शन का भी उल्लेख किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए कौशल विकास को प्राथमिकता दी। देश की हर सफलता की कहानी में किसी न किसी भारतीय के कौशल और योगदान की भूमिका रही है। रोजगार परक उद्योग के 2 नए इंडस्ट्रियों का शुभारंभ, भविष्य में 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा और वो भी आधुनिक तरीके के इंडस्ट्री के माध्यम से। डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी या लिथियम बैटरी का देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक रूप से बढ़ते कदम के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर लगने वाला उद्योग युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए एक नया दौर में पहुंचाएगा। हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है, लेकिन केवल कृषि प्रधान से बात नहीं बनेगी। हमको अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से कौशल के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर दुनिया के अंदर वर्तमान के दौर में सभी प्रकार के ट्रेंड लोगों की जो आवश्यकता है, उसी के पूर्ति की दृष्टि से अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर हर भारतीय को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जीने के लिए हर एक जगह मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज भारतीय दुनिया के हर वो देश जिसने किसी भी क्षेत्र में प्रगति की, मुझे मालूम है उनकी प्रगति में भारतीयों का योगदान जरूर रहता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं उस नाते से। यानी मध्य प्रदेश में निवेश से उद्योग, उद्योग से रोजगार और रोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए स्किलिंग पर सरकार का फोकस दिखाई दे रहा है। सरकार की कोशिश रोजगार के साथ युवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने की है। संत रविदास के कौशल दर्शन से लेकर आधुनिक तकनीक तक संदेश साफ है। हुनर होगा तो अवसर भी होंगे। देखना होगा कि सरकार की ये पहल मध्य प्रदेश के युवाओं को कितनी बड़ी संख्या में रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर देती है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर नितिन मोहन डहरिया, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका। हिमानी सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ में मौजूद है रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नितिन जी, संदेश तो साफ है और मकसद भी एक ही नजर आ रहा है यहाँ पर कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए जाए, उद्योग के जरिए रोजगार सृजित हो।
लेकिन कितना लक्ष्य हासिल कर लिया वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या टारगेट लेकर सरकार चल रही है वो समझना बहुत जरूरी है प्रदेश की जनता के लिए। क्योंकि हमने देखा GIS जैसा बड़ा समिट भी हुआ, उसके बाद उस समिट के दौरान जितने MOUs हुए उनको जमीन पर उतारने का काम भी किया जा रहा है। पीतमपुर में भी 2 यूनिट्स का उद्घाटन किया गया। क्या लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए संयम जैन जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस नारे के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और प्रत्येक जनता के, जन जन के हर एक तबके के बारे में जिस तरीके से वो स्वयं ही चिंता कर रहे हैं, वो उनका नारा है अभ्युदय मध्य प्रदेश की। किस तरीके से मध्य प्रदेश का अभ्युदय होगा और 2047 के उस स्वर्णिम भारत के, उस भारत की एक ईंट का काम मध्य प्रदेश जो है वो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व और उनके विजन से करने वाला है। इस नारे के साथ में जब आप देखेंगे तो ना सिर्फ कृषि बल्कि विशेष तौर पर युवाओं के क्षेत्र में एक बहुत वृहद स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि हमारे प्रदेश का जो युवा है वो सिर्फ शिक्षित बने, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि वो शिक्षा प्राप्त करते करते स्किल्ड भी बने, ताकि उसकी शिक्षा को पूर्ण होने के बाद में उसे रोजगार सृजन में कहीं पे भी समस्या ना जाए। अगर उसे नौकरी में जाना है तो आप पिछले दिनों देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बंपर भर्ती पुलिस विभाग में भी निकली, 9500 से अधिक निकली। उसके बाद में जब एक पुलिस विभाग के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से ADGP DGP लेवल को यह कहा है कि 4,500 जो भर्ती है वो सीधी भर्ती जल्द से जल्द एक कमेटी बना करके उसके माध्यम से निकाली जाए, ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को शासकीय तंत्र में भी मौका मिले। तो ऐसे प्रशासनिक बॉडी में रोजगार की जो भर्तियों के जो क्रम है वो लगातार चल रहा है। दूसरी ओर स्वरोजगार के क्षेत्र में आप जब देखेंगे तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के समय से आप जब देखेंगे तो आज तक मध्य प्रदेश की धरा पर युवाओं के लिए 12 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें प्रमुखता से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लाई गई थी, जो अभी तक के क्रियान्वयन जिसका चल रहा है और जिसके माध्यम से हमारे युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का मौका मिल सके। एक वैचारिक क्रांति संयम जैन जी पूरे मध्य प्रदेश की धरा पे और पूरे देश में ये आई है कि पहले का जो युवा कांग्रेस के शासनकाल में सोचता था कि नौकरी मिल जाए तो सब कुछ हो जाएगा, वहीं आज का युवा ये सोचता है कि ना सिर्फ मैं रोजगार पाऊं बल्कि मैं रोजगार को का सृजन कर सकूं और लोगों को नौकरी देने वाला बन सकूं। तो ये भारत में जो वैचारिक आजादी है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक कीर्तिमान और एक हमारी चलिए ठीक है, उपलब्धि है। आत्मनिर्भरता का आपका जो एक लक्ष्य भी है और एक टारगेट भी है कि आत्मनिर्भर बने, कितने आत्मनिर्भर हो रहे हैं वो भी जरूरी, क्योंकि एक आंकड़ा भी है प्रदेश के अंदर बेरोजगारियों का, वो भी हम साझा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन हिमानी सिंह जी देखिए, इस वक्त सरकार का फोकस स्ट्रांग है कि वो कैसे निवेश लाए, और मेरे को लगता है कि इस वक्त आपको भी शायद लगता है कि नहीं लगता, ये जरूर बताइए। क्या इतने ज्यादा निवेश के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं अब तक काम चल रहा है और इतनी समिट्स हैं, क्या करने वाले कोई मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के अंदर? क्योंकि बहुत भयंकर समिट्स की हैं, इसको तो हम नकार नहीं सकते, बड़े से बड़े GIS से लेकर छोटे से छोटे लेवल पर। तो जरूर हिमानी जी, मैं चाहूंगा क्या कुछ सर, जो समिट्स की बात हो रही है, समिट्स में हमारा मध्य प्रदेश का टैक्सपेयर का पैसा खर्च होता है, हाँ, उससे कुछ आता नहीं है, वो एक इवेंट होता है। शिवराज सिंह की सरकार में भी बहुत सारे समिट हुए थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार, और उसके बाद मेरे ख्याल में शतक भी पार कर चुकी होंगी मैं इस तरह की डिबेट्स अटेंड करने का, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का मैटर होता है, पहले बोलते हैं बड़े बड़े आंकड़े, बड़ी बड़ी चीजें सामने आती हैं, ऐसे ही तारीफों के पुल बांधे जाते हैं और उसके बाद वही ढाक के तीन पात, जमीन पर कुछ भी नहीं आता है। बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल है कि समिट से मतलब नहीं, आप बात पूरी कीजिएगा, मेरा एक सवाल इसी में। मैं आपने जो कुछ भी पूछा उसका सबका जवाब दूंगी। आपने ये कहा ना कि समिट से पैसा बर्बाद होता है, बिल्कुल होता होगा, लेकिन समिट्स तो कमलनाथ ने भी शुरू की थी, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश, वो अलग बात है कि सत्र लंबा नहीं चल पाया कमलनाथ का, तो कुछ तो आता ही होगा, भले ही बहुत बर्बाद हो जाता है लेकिन कुछ तो आता ही होगा शायद। सर, हम जिस जिम्मेदार जगह पर बैठे हैं, हम ये कह के काम नहीं चला सकते, आता होगा, जो आएगा वो दिखेगा। आप और हम जो हैं बिल्कुल इतने, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 30 लाख करोड़ का अब तक जो 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये MOU साइन हुए सिर्फ मोहन यादव के कार्यकाल। बात पूछना चाहती हूँ मैं, क्या आपको लगता है कि जो भी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला वो सब कुछ 100%? ना, मैं बिल्कुल नहीं लगता, यदि लगता होता तो मैं आपके पास नहीं आता। उसका जवाब देने का समय दीजिए, अगर सवाल बोलिए, चलिए, अच्छा बात पूरी कीजिए, आप सवाल पूछ लीजिएगा। हाँ। उसके बाद आपने देखा होगा कि समिट्स होते हैं, उनमें निवेशक, जैसे आप कभी कोई अपने आप पर मांगने आता है ना चंदा वगैरह, हाँ। और हमें देने की इच्छा नहीं होती तो उसको बोलते हैं हम वहीं आके देंगे जो आयोजन स्थल होगा। तो उसी तरीके के हमारे यहाँ समिट्स में जो लोग आते हैं, व्यापारी निवेशक, वो लोग रकम और आंकड़ा जब वो यहाँ आ चुके होते हैं तो बोल के चले जाते हैं, और उसके बाद
चाहे आप भ्रष्टाचार जो मध्य प्रदेश में नौकरशाही में व्याप्त है, जो कमीशन खोरी है, उसकी वजह से निवेश नहीं आ पा रहा है। तो जरूरत है वो वजह ढूंढने की कि हमारे मध्य प्रदेश में जो लैंड बैंक इतना बड़ा है, हमारे यहाँ सब चीजों की सुविधाएं इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी निवेश क्यों नहीं आ पा रहा। एक लाइन चल रही है हंगरी, जापान और दुबई तक पहुंचा एमपी का हुनर। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत होती है, जैसा कि अभी प्रवक्ता ने भी बताया और अब ये आपकी स्लाइड पे भी देख रही हूँ, ये शायद मोहन यादव जी की ही भाषण में से निकाली गई लाइन्स है कि ये जो मध्य प्रदेश का युवा हंगरी, जापान और दुबई तक पहुंच रहा है, इसको कोई बहुत उपलब्धि नहीं मानना चाहिए। इसको माइग्रेशन कहते हैं। अपनी प्रतिभाओं को जब अपने देश में, प्रदेश में सम्मान नहीं मिलता या उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिलता, तो वो विदेश की तरफ पलायन कर जाते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश के विकास में योगदान देने लगते हैं और अपने यहाँ से माइग्रेट होकर चले जाते हैं। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि पहले का युवा नौकरी चाहता था, अब जो है वो एक पकौड़े का ठेला लगाने को प्रधानमंत्री रोजगार कहते हैं और साथ में एक जो बर्तन धोने वाला लड़का होता है उसको भी वो रोजगार देने की काबिलियत रखता है, क्योंकि शायद इसी तरीके के रोजगार की बात हो रही है। एक बहुत बड़ी पहल कृषि के क्षेत्र में इस बार करने की शुरुआत हुई थी, उसके ऊपर भी हमने बहुत सारी डिबेट की कि इस वर्ष को, पिछला वर्ष व्यावसायिक वर्ष था, ये वर्ष कृषि वर्ष है। तो कुछ आधे साल में हम खाद को लेकर लाइनों में लगे और पिटते हुए किसान भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में सड़कों पर खाना बनाते हुए और सड़कों पर भ्रमण करते हुए किसान भी देख चुके हैं और जिनको उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। तो हम सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की नागरिक और जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं खुद ये चाहती हूँ कि ये सारी जो घोषणाएं हैं वो सभी सत्य हो जाएं, जमीन पर दिखाई दें और हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने। एक आंकड़े आपसे साझा कर रहा हूँ, आंकड़े पर बात करूंगा मैं, उन्हें खत्म जरूर आपने कई डिबेट्स में अपनी बात रखी भी है, बिल्कुल, और इस डिबेट में भी रख रहे हैं। एक आंकड़े का जिक्र मैं करूंगा। बताया जा रहा है कि सिर्फ मैं सारे समिट्स को यदि छोड़ दूं तो जीआईएस को लूं तो 30 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें से 10 लाख करोड़ हमने उतार दिया, जमीन पर उतार दिया, ये भी कहा जा रहा है। तो जमीन पर कुछ उतर रहा है क्या? इस बात को कांग्रेस विश्वास रखती है? क्योंकि अभी जो पीथमपुर की 2 यूनिट्स का उद्घाटन हो, लगातार कुछ चीजें तो आ ही रही हैं। सर, हमने तो उद्घाटन बहुत सारे देखे हैं। नारियल शिवराज सिंह चौहान तो अपने हेलीकॉप्टर में रख के ही चलते थे और जहां देखते थे भूमि पूजन हो जाते थे। तो उद्घाटन और भूमि पूजन और नारियल फोड़ देने से वो चीज जमीन पर आ जाएगी। ये मध्य प्रदेश के जनता का दूध के जले होने का एक वो है जो छाछ भी फूक फूक का पीला है। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये सभी चीजें जमीन पर आए, भले मोहन यादव जी के नेतृत्व में आए, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आए या कमलनाथ जी के नेतृत्व में आए या आप जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आए, लेकिन आनी चाहिए मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। चलिए, बिल्कुल, एकमात्र लक्ष्य तो यही है कि इधर से हम यदि उद्योग ला रहे हैं तो इधर से बेरोजगारी दर भी कम होना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही है। रमेश जी, ये लक्ष्य पूरा हो रहा है क्या? उद्योग निवेश के लिए सबसे ज्यादा जो काम किया जा रहा है इस वक्त देखने को मिल रहा है जगह जगह। समिट्स का भी स्तर हमने देखा है कि शहर के अंदर क्षेत्रवार समिट्स हो रही है और विदेशों में जाकर भी समिट्स हो रही है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सब जगह चल रहा है। यहां से निवेश आ रहा है तो यहां से बेरोजगारी दर गिर रही है। ये आप देखते हैं प्रदेश के अंदर बराबर। देखिए, मोटे तौर पर ये 2 अलग अलग विषय हो गए। हाँ। एक तो निवेश एक अलग विषय है और बेरोजगारी या रोजगार बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा जी। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश के मामले में कुछ नवाचार किए हैं। कुछ उन्होंने रीजनल समिट की है, कुछ बाहर भी जाकर के की है और ऐसी समिट हर सरकार ने की है। दिग्विजय सिंह जी के समय भी ऐसी समिट हुई है, तो हर सरकार ने की है। इस सरकार ने 2 चीज उसमें समिट में नई की है जो पिछली सब सरकारों से, शिवराज की सरकार से भी और कमलनाथ की सरकार से भी। हाँ। इन्होंने कुछ कंडीशन ऐसी डाली है कि 1 साल के भीतर जो आपने करार किया है उसको आपको उस पर काम शुरू करना है। इससे पहले सरकारों ने जो निवेश करते थे व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो MOU साइन तो कर ले जाते थे लेकिन उसके बाद वो काम शुरू नहीं करते थे, इसलिए काम उसमें पिछड़ा रहता था। इस बार इन्होंने 2 सुविधाएं दी हैं। एक तो ये कहा कि एक खिड़की से ही सारे निवेशकों की सारी समस्याएं, सारी अनुमतियां एक बन जाएंगी। उससे निवेशकों का ये बहाना खत्म हुआ कि हमारी अनुमति में कागज यहाँ से वहां घूम रहे हैं। दूसरा, फिर उन्होंने ये कहा कि साल भर के भीतर आपको करना, वरना ये सुविधाएं आपसे वापस ले ली जाएंगी। तो स्वाभाविक रूप से इससे कम से कम वो काम उन्होंने शुरू किया है। अब आगे कितना तेजी में काम करते हैं वो आने वाला भविष्य दिखाएगा। तो कुल मिलाकर के निवेश की दृष्टि से ये सरकार पिछली सभी सरकारों से आगे है और इसको तो प्रशंसा की जानी चाहिए। अब दूसरी बात आती है रोजगार की। ये ठीक है कि निवेश से और औद्योगिकरण से रोजगार के कुछ अवसर उपलब्ध होंगे, लेकिन ये अवसर उतने उपलब्ध नहीं होंगे
जितने हमारे नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। ये जो अनुपात है रोजगार का, वो फिर आगे आने वाले समय में और वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का जैसा विकास हो रहा है, उससे भी रोजगार के अवसर धीरे धीरे कम होंगे। एआई आएगा, उससे अवसर कम होंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक जमाना था जब 20 लोग मिलकर के एक खेत काटते थे। अब एक हार्वेस्टर जो है आता है और पूरे गांव की फसल काट के चला जाता है। एआई अगर आप देखेंगे तो हवाई जहाज भी उड़ाएगा, ड्राइवर भी करेगी, मोबाइल से हम बैंकिंग करेंगे, तो ये सारे रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। हमको एक वातावरण ऐसा बनाना चाहिए, युवाओं के मन में ये बात आए, मुझे अपने कौशल और प्रतिभा के आधार पर रोजगार स्वयं का सृजन करना। ये नारा बहुत अच्छा है कि हम रोजगार पाने के बजाय रोजगार देने वाले बने, लेकिन ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए। युवाओं के मन में और माँ बाप के मन में यही बात है कि हमारा लड़का पढ़ लिख करके अच्छी कोचिंग कर ले, अच्छे पैकेजिंग पर चला जाए, तो स्वाभाविक रूप से ये बात अब जमाना चला गया है। एक उदाहरण संयम जी दूंगा जी। एक अल्बानिया देश है दुनिया में, उसने अपना उप प्रधानमंत्री एआई बनाया हुआ है, सारे सांसदों के पीएआई बनाए हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को ये नई चुनौती है, उसको ध्यान में रख करके रोजगार के लिए अपनी प्रतिभा पर, अपना कौशल, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसको खुद मालिक बनना चाहिए। चाहे वो जूता जोड़ने का काम हो, ठेला धकाने का काम हो, सब्जी बेचने का काम हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अपने स्वरोजगार के आधार पर, अपने आधार पर हो, ये समाज में वातावरण बनना चाहिए। और एक और बात कहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं वो जो एक मोदी जी का नारा था कि लोकल फॉर वोकल, तो कहीं ना कहीं स्थानीय युवाओं को अपने गांव में क्या चीज उसका उत्पादन है और उसका प्रोडक्शन करके उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जा सकता है। सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि लोकल प्रोडक्शन पर जोर दे और लोकल प्रोडक्शन का मार्केट इंटरनेशनल मार्केट मिले, इस पर जोर दे। इससे मैं समझता हूं नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या पर इस पर कंट्रोल मिलेगा। जी चलिए, बिल्कुल एक बहुत खास चीज है और सदी हुई सोच से हम सबको ऊपर उठना पड़ेगा, ये जो मैं अब तक समझ पाया हूँ खास चीज। नितिन जी देखिए, बेरोजगारी को चले हम नहीं छोड़ते, कहा भी जाता है कि इतना निवेश आ रहा है तो हो सकता है इतना जो बेरोजगार कहा, इतने लोगों को नौकरी मिल सकती है, युवाओं को नौकरी मिल सकती है। सीधा फोकस तो यही रहता है सरकार का, और खासतौर पर होना भी यही चाहिए कि निवेश यदि आप ला रहे हैं तो सिर्फ उससे ना सिर्फ आपके प्रदेश का विकास होगा, बल्कि प्रदेश के विकास में जो सहयोगी सबसे ज्यादा होगा युवा वर्ग, बड़ा वर्ग कहलाता है। अभी एक रजिस्टर्ड आंकड़ा भी है कि 17 लाख से ज्यादा प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार है। सिर्फ रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड में जाएंगे तो और ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगता है कि ये आंकड़े में और कमी आ जाएगी आपके 5 साल पूरा होने से पहले, ये विश्वास है। देखिए संयम जैन जी, जिस तरीके से हमारे विदेश से और दूसरे इन्वेस्टर्स से आने वाली जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो मध्य प्रदेश के धरातल पे आ रहा है और जमीनी स्तर पे अब उसका परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। पहले तो मुझे लगता है संयम जैन जी एक सैर पे ले चलते हैं कांग्रेस पार्टी को कि आजाद भारत में 1948 में 80 लाख रुपए का कर्जा पहली बार इन्होंने एक घोटाला किया था। 80 लाख रुपए की घूस के साथ में एक इन्होंने भारतीय सेना के लिए जीप खरीदने का काम किया था, पहला घोटाला। दूसरा, उसके बाद में आप आइए बोफोर्स, या बोफोर्स से एक स्वीडिश कंपनी बोफोर्स, उससे तोपे खरीदने का तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय पे हुआ था। तब 64 करोड़ रुपए की घूस लेने का जो एक इल्जाम हाथ लगा था और जिसमें ये लोग दोषी करार है, वो घोटाला भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया। जी जी हाँ जी हाँ जी जी। उसके बाद में आप आइए नेशनल हेराल्ड, और उसके बाद में देखिए इनकी विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट ये कैसा लाते थे। हिमानी जी मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है, आप बीच में ना कहेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप देखिए कुछ बोला है, किस तरीके की कंपनियां ये लोग मध्य प्रदेश में लाते थे। आप देखिए यूनियन कार्बाइड, जिसने मध्य प्रदेश में आकर के अपना प्लांट डाला, यहाँ के हमारी संसाधनों को लूटा, हमारे यहाँ नरसंहार किया, और एंडरसन को उड़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी का शासकीय विमान भोपाल के एयरपोर्ट पे उतरा था। क्या यह चीज कांग्रेस पार्टी आज तक में स्वीकार करी ना मध्य प्रदेश से माफी मांगी? कभी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ विदेशी धन और विदेशी चोर कंपनियों को लाकर के भारत को सामने देख करके लुटवाया है और घूस खाने का काम किया है। और वही हमारी जो नीयत है वो स्पष्ट है और प्रॉपरली क्लियर है कि हम मध्य प्रदेश में जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे सीधा हमारे प्रदेश के युवाओं को स्किल्ड करे, उन्हें रोजगार प्रदान करे, और इस पूरे उद्देश्य को हमारा ये जो पूरा धरातल पे हमारा इन्वेस्टमेंट उतरना शुरू हो गया है वो दिखा रहा है और स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने मनरेगा जैसी योजनाएं भारत में रखी, आज हमने उसका अपडेशन करके, जो अपडेशन आज हमारी पार्टी ने किया है वो आज से कई वर्ष पहले हमारे भारत में हो जाना था। लेकिन मनरेगा में क्या, इन
इनकी क्योंकि उद्देश्य था। चलिए ठीक है, बिल्कुल समय मेरे पास कम है। जरूर देखिए नितिन जी, आप अपने पक्ष रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं कि आपने ही सही किया, लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि ये हमने क्या कुछ गलत किया, या हमने भी तो बहुत कुछ सही किया था, जनता ने आपको भी चुना था, आपने भी सही किया होगा, लेकिन वो नकार रहे हैं सब कुछ। देखिए क्योंकि नहीं, मेरा सवाल हिमानी जी से, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। नितिन जी समय कम है, आता हूं मैं। संयम जी, 1947 से 2026 तक आपको बिल्कुल ऐसा बीच में कहीं समय नहीं मिला कि आप नितिन जी को टोक पाते। इतना समय लगा दिया आपने 80 नहीं, मैं आपको भी नहीं टोकूंगा, आप बिल्कुल वैसे आपके पास आए हो, मैं आपको भी नहीं टोकने वाला हूं। आपने मुझे फिर टोक दिया। अरे आपने कहा, मैंने नहीं टोका है, आप बोलिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल बोलूंगी कि एक भी मामला ऐसा नहीं हो पाया जिसमें ये लोग हमें दोषी ठहरा पाए हों। सिर्फ डिबेट्स में और इनके भाषणों में ही ये घोटाले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि व्यापम घोटाले के सभी लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और जितने भी लोगों ने आवाज उठाई है, जिनकी भी कड़ियां जुड़ी, वो सब कुछ अलग बातें हैं। लेकिन मुझे इनकी तरह जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। अगर डिबेट का कमलनाथ जी से कभी जाकर के पूछिए, हिमानी सिंह जी, स्पेन इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक भी इन्वेस्टमेंट बड़ी स्तर पे मध्य प्रदेश की धरती। जी बोलने दीजिए उन्हें, वो भी बता रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बताने दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है, तो उनको बताने दीजिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो। स्पेन इन्वेस्टमेंट कंपनी कमलनाथ जी की जो कंपनी है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी 1.5 साल मध्य प्रदेश के रहे, एक इन्वेस्टमेंट एक कंपनी बताइए हिमानी सिंह जी। नितिन जी उन्हें कहने दीजिए, वो आपने अपनी बात रखी, क्या कुछ आपकी उपलब्धियां हैं, उनकी भी कुछ उपलब्धि रही होंगी, वो जिक्र करना चाहते हैं। हिमानी जी बोलिए, बोलिए। प्रवक्ताओं को क्यों बुलाते हैं आप लोग? हिमानी जी बोलिए, आप बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से करोड़ों अरबों का 80 लाख रुपए के कर्जे से शुरुआत करी है, और आज प्रति व्यक्ति 60,000 रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश के नागरिक पर है, सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की वजह से। केंद्र सरकार के उसको नहीं सोचे तो आज आप लाडली बहना पे, अभी भी तो शुक्र है आज भी डिबेट शुरू नहीं हुई है, 65 रुपए किलो चीनी कर दी गई, 1750 रुपए डाले जा रहे हैं। इनका विजन जो अगर कृषि वर्ष मना रहे हैं उसके बीच में व्यापार घुसा लेते हैं, व्यापार को भी पूरी तरह कर नहीं पाते हैं। एक बीच में चलती हुई एक योजना मिली थी इंदौर और भोपाल मेट्रो की, जिसको 2023 तक पूरा करना था, जो आज 2026 तक भी ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पाई है। 5,000 रुपए में उसमें बर्थडे मनवा रहे हैं, और ये लोग विजन की और नियत की बात कर रहे हैं। नियत तो जो सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें और चंद्रमा और मंगल जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी दिखाई दे रही है कि किस तरह एक सड़क अगर 45 दिन चल जाए तो उस प्रदेश की, तो उसके आसपास की जनता जो है वो शुक्र मना लेती है, वो ये सोच लेती है कि बहुत धन्य हो गए कि हमारी सड़क 1.5 महीने चल गई। करोड़ों अरबों के इन्वेस्टमेंट से जो मूर्तियां बनती हैं वो एक बारिश में लीक हो जाती हैं, एयरपोर्ट लीक हो जाते हैं, और ये विजन की बात कर रहे हैं और नियत की बात कर रहे हैं। वो नियत और वो पैसा जो है वो मध्य प्रदेश के और देश के युवाओं की जेब में नहीं जा रहा है, न उनके लिए खर्च हो रहा है, वो सब। चलिए बिल्कुल, देखिए मुद्दा क्या था मैं आपको बता देता हूँ। निवेश से कितना बेरोजगारी दर घटती है, प्रदेश के युवाओं की हम बात कर रहे थे। मैंने 1 मिनट 1.5 मिनट उनको भी दिया, 1.5 मिनट आपको भी दिया। आप दोनों एक दूसरे के आरोप लगाए कि एक दूसरे के कार्यकाल में क्या हो रहा है। समय मेरा समाप्त हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आपने जिक्र अपनी बात रखी है, बिल्कुल मैंने मौका दिया है, क्योंकि ये लोग अपना विजन क्लियर नहीं रखते हैं। चलिए ठीक, इनकी चीजें जो है लगातार ट्रैक से भटकती रहती हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल कि ये सब कुछ जो कहा जा रहा है वो हो, लेकिन उसको होने के लिए इनको सुनना, मानना। कमलनाथ जी से तो पूछिए जाकर के कि मध्य। चलिए ठीक है, मैं एक जवाब यहाँ पर रमेश जी से चाहूंगा। रमेश शर्मा जी, अलग अलग आरोप रहते हैं एक दूसरे की सरकार के ऊपर। कार्यकाल किसका लंबा रहा है, उतनी उपलब्धि भी होंगी तो उतने आरोप भी रहेंगे, ये अब तक देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि प्रदेश के विकास को लेकर आगे कैसे देखते हैं आप। पिछली सरकारों से इस सरकार में आपने देखा निवेश बहुत ज्यादा लाया जा रहा है, लेकिन क्या हम ये भी समझना चाहेंगे कि देश के अंदर दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश कितना और उत्तीर्ण होने वाला आने वाले वक्त में? देखिए, इस निवेश से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो उत्पाद है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलेगा। औद्योगिकरण की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से ये निवेश एक अच्छा होगा, बशर्ते के जैसे कार्य जो करार हुए हैं वो जमीन पर उतर रहा है। लेकिन इससे बेरोजगारी की दर कम हो जाएगी, इसकी संभावना कम है। उसका कारण ये है कि अभी जैसे 20 लाख लोग रोजगार में हैं, 5 साल बाद जब आप देखेंगे तो ये सारे निवेश जब उतर जाएंगे तो नए नौजवान आ जाएंगे, और उस वक्त में 25-30 लाख का आंकड़ा हो जाएगा। निवेश से मध्य प्रदेश की प्रगति, आर्थिक प्रगति होगी, लेकिन रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी मुझे अभी संभावना कम दिखती है। जी ठीक, बिल्कुल। हिमानी जी,
क्या कुछ कहना चाहते हैं? समय मेरा समाप्त हो चुका है, जल्दी रखिएगा बात। 30 सेकंड। थोड़ा अलग तरीके से वही बात बोली कि बशर्ते ये निवेश सड़क पर जमीन पर जरूर, उतर जरूर। जाए। मेरा भी कंसर्न वही था, और बेरोजगारी पर इससे ज्यादा प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा, भविष्य में पड़ जाए यही हमारी भी इच्छा है। बस इसके लिए सरकार को अभी तक जो गलतियां हो रही हैं, कमियां हो रही हैं, उनको स्वीकारना पड़ेगा और विपक्ष की और जनता की चलिए। आवाज सुननी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सटीक यही है कि जमीन पर जो उद्योग है, निवेश हम कोशिश कर रहे हैं वो उतरेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, पूरा नहीं पड़ेगा, बहुत सारा नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ धीरे धीरे पड़ना शुरू होगा और उससे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश के लोगों का विकास होगा। यही मंशा, यही सोच है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पर नितिन जी, आपका शुक्रिया, हिमानी जी आपका ही बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मोहन सरकार का फोकस साफ है, उद्योग बढ़े, निवेश आए, युवाओं की स्किलिंग हो और रोजगार के नए रास्ते खुले। जेनजी के दौर में सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर और अवसर भी जरूरी है। देखना होगा कि निवेश और स्किलिंग की ये रफ्तार मध्य प्रदेश के युवाओं के करियर को कितनी नई उड़ान देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।